बेंगलुरु में जारी G20 डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश। कहा, भारत में जन धन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल से देश में आई आर्थिक क्रांति। भारत में होते हैं 45% से अधिक वैश्विक रियल टाइम भुगतान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। कहा, दुनिया भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उम्मीदों को करेगा पूरा। प्रधानमंत्री जन धन खातों की संख्या पहली बार 50 करोड़ से अधिक। महिलाओं के हैं 56%, तो ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं 67% खाते। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को बताया मील के पत्थर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर जोहानसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा। आज धूमधाम से मनाया जा रहा है सुहाग का पर्व हरियाली तीज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम से स्नान कर लोगों ने की पूजा अर्चना। और हंगरी के बुडापेस्ट में आज से होगी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत। नीरज चोपड़ा की अगुवाई में स्वर्णिम शुरुआत करने उतरेगा भारत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं G20 देशों के बीच हो रही अहम बैठकों की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। हमने शासन को अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जन धन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल के प्रयोग से आर्थिक समावेश की क्रांति को गति प्रदान की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि 45% से अधिक वैश्विक रियल टाइम भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि कोविन पोर्टल से भारत की टीकाकरण अभियान को समर्थन मिला है और इसका विस्तार हुआ है। Our unique digital identity platform Aadhaar covers more than 1.3 billion of our people. We have used the power of the GEM Trinity, Jan Dhan bank accounts, Aadhaar and mobile to revolutionize financial inclusion in India. Every month, nearly 10 billion transactions take place on UPI, our instant payment system. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि एक एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच भाषिनी का निर्माण भी किया जा रहा है। Government e-marketplace
has brought transparency and probity into the process. The open network for digital commerce is democratizing e-commerce. Fully digitized taxation systems are promoting transparency and e-governance. We are building Bhashini, an AI-powered language translation platform. It will support digital inclusion in all the diverse languages of India. बेंगलुरु में आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम उन मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को परिभाषित करेंगे। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु दुनिया की कुछ सबसे नवीन कंपनियों का घर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के लिए भारतीय अध्यक्षता द्वारा चुने गए 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, जो हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, डिजिटल इकोनॉमी में सुरक्षा और डिजिटल स्केलिंग, जो पीएम मोदी की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। We have assembled to deliberate on issues that will define the growth of digital economy. Bengaluru is the home to some of the most innovative companies in the world, ranging from legacy businesses to startups. The need for collaboration has only become more pressing. Use cases of artificial intelligence have evolved at a greater pace. While AI holds immense potential, absolute optimism of the past has now given way to caution. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के अवसर पर कहा कि दुनिया भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उम्मीदों पर पूरा करेगा। G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट का तीसरा दिन है। 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 80 से अधिक कंट्री से डेलीगेशन आए हैं। 31 कंट्री से ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर उपस्थित रहे हैं। विश्व के देश भारत को उम्मीद के साथ देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया की उम्मीदों को पूरी करेगा। साथ ही डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत डिजिटल हेल्थ में काफी आगे है। भारत अब सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान को यूविन प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल करने जा रहा है। 40 करोड़ लोगों को आभा आईडी भी बन गई है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में रिकॉर्ड क्रिएट करके उसका सर्टिफिकेट किया जाए, उसके लिए भी आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे। उसका प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है, डिजिटल टूल्स भी रेडी हो चुका है। आभा आईडी के द्वारा 40 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है, ताकि डिजिटल रिकॉर्ड, अपना सेल्फ का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अपने पास हो। जो भी डॉक्टर के पास जाए अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए, तब आभा अकाउंट से डॉक्टर को सारी हिस्ट्री मालूम हो, बहुत ज़रूरी है। बिन ज़रूरी टेस्टिंग से उसको बचत हो जाती है और यूज़फुल डॉक्टर को हिस्ट्री भी मिल जाती है। इस तरह से डिजिटल सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ रहा है। गुजरात के कच्छ जिले की कपड़ा छपाई की एक कला है जिसे रोगन आर्ट कहते हैं। रोगन आर्ट के मशहूर मास्टर आर्टिस्ट पद्मश्री अब्दुल गफूर को गांधीनगर में चल रही G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में अपनी कला दिखाने का मौका मिला। इस मौके पर DD न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। G20 हेल्थ मिनिस्टर की बैठक गांधीनगर में चल रहा है और यहाँ पर एक शोकेस किया गया है रोगन आर्ट, और ये कच्छ की सदियों पुरानी आर्ट है। और इस वक्त हमारे साथ हैं पद्मश्री अब्दुल गफूर साहब, जो इस कला के बहुत माहिर हैं। इनको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला हुआ है इनके परिवार को। ये जो आर्ट है इसके बारे में हमें दर्शकों को बताएं कि कितनी पुरानी है और इसका क्या मतलब है जब इस आर्ट को आप बनाते हैं। कि ये आर्ट तो पहले पर्शिया, भारत, पाकिस्तान सब एक था, तभी से शुरू हुई है। और हमें जानकारी ये मिली थी बचपन में कि अफगान में भी किसी समय होती थी,
लेकिन जब पर्सिया भारत पाकिस्तान सब अलग हुए तो हमारा परिवार कच्छ में ही रहा और हमारे परिवार में तकरीबन अभी 400 साल बताया जाता है और हमारे पारंपरिक रूप से जो पीढ़ी दर पीढ़ी 9वीं जनरेशन हमारी इसमें जुड़ गई है। अब इस कला की जो खासियत है वो ये है कि आम तौर पे कोई पेंटिंग या मतलब एम्ब्रॉयडरी है उसके लिए स्केचिंग मेजरमेंट किया जाता है और इस कला में ऐसा है कि कोई भी चित्र बनाना है, कल्प वृक्ष बनाना है, कोई भी चीज़ हो तो पहले कोई इसका स्केच नहीं किया जाता। जो दिलो दिमाग में आया वो सीधा हाथ से वो कपड़े के ऊपर हम करते जाते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे आपने बनाए हुए यहाँ पे, तो कुछ थीम होता है, थीम बेस्ड होता है या किस तरीके से बनाते हैं? पहले रोगन आर्ट नहीं था, रोगन काम होता था। जो मोटा मोटा काम था वो गांव में कोई महिलाएं या कुछ लोग ऐसे इस्तेमाल करते थे। इस कला में हमें बहुत इंटरेस्ट था। हमने वो करते करते इस कला को इम्प्रूवमेंट किया, यानी कि आर्ट फॉर्म में लिया। खास करके माननीय नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से गिफ्ट देने की शुरुआत की थी सद्भावना में और तभी से ये कला को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। गुजरात सरकार के गुर्जरी के माध्यम से मार्केटिंग मिला और मैं ये कहना चाहूँगा जब माननीय नरेंद्र मोदी साहब पीएम बने तो अमेरिका के दौरे के जाने के समय हमें खास याद किया और हमारा खास ट्री ऑफ लाइफ मंगवाया और वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को उपहार दिया था। तो ये देखिए कि जो रोगन आर्ट है 400 साल पुराना है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये आर्ट वर्तमान समय में जो अभी वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से इसको डिजाइन भी किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये G20 में भारत शोकेस कर रहा है, खासतौर पे गुजरात अपनी कला संस्कृति को शोकेस कर रहा है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज, गांधीनगर। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चल रहे Y20 के सम्मेलन में दूसरे देशों से आए प्रतिनिधि बहुत उत्साहित हैं और यहां पर मौजूद युवा उन्हें हर मुमकिन जानकारी प्रदान कर रहा है। यहां काम कर रहे युवाओं से हमारे संवाददाता ने कुछ खास बातें की। Y20 वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चल रहा है। ये वो युवा हैं जो या तो उत्तर प्रदेश से हैं या उत्तराखंड से। इनकी भी अपनी भूमिका है इस Y20 में। जो विदेशों से डेलीगेट्स आए हैं उनके साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं। मैं Y20 के सेक्रेटेरिएट में प्रोग्राम्स एंड लॉजिस्टिक टीम में प्रोग्राम्स मैनेज कर रही थी अभी तक एंड अब मैं यहाँ पे लाइजन ऑफिसर के रोल में हूँ एंड हमारा काम है डेलीगेट्स के साथ कम्युनिकेट करना, उनको समझाना, बताना, जो भी आगे से शेड्यूलिंग आती है, आइटनरी आती है, वो सब। हमको यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा। घाट भी घूमे हम, काशी विश्वनाथ मंदिर जी भी घूमे। वाराणसी में एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, प्लस मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ तो इस सिटी में मुझे आके बहुत पीस मिलता है। मैं यहाँ पर लाइसेंसिंग ऑफिसर के काम कर रहा हूँ और मैं डेलीगेट अफेयर्स टीम में हूँ। मतलब मैं सारे डेलीगेट्स जितने भी अपने इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं उनके सारे लॉजिस्टिक्स देखना, उनका ट्रैवल देखना, उसमें काम कर रहा हूँ। वाराणसी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है क्योंकि काशी एक तो महादेव की भूमि है और सबसे ही पुराना शहर है पूरी दुनिया का, जैसे कि आप सब जानते हैं। यहाँ पर आके जब आप घाट पे जाते हैं और जब आप पानी को देखते हैं, जब आप गंगा माता को देखते हैं और छूते हैं और जब डुबकी लगाते हैं तो जो आपके अंदर शांति आती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। काशी के प्रति इनके भाव हैं जो हृदय में, वो अद्भुत हैं और लोगों के भी हैं, चूँकि बाबा विश्वनाथ के कारण, काशी पुरानी नगरी होने के कारण या यहाँ के घाटों के जो अलौकिक दृश्य है, अलौकिकता है, उसके कारण। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी। पीएम जनधन योजना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। खास बात यह है कि 9 से 56% अकाउंट्स महिलाओं से जुड़े हैं। गरीबों के बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए 2014 में लॉन्च की गई इस पहल के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। खोले गए खातों में से लगभग 67% अकाउंट्स गांव और छोटे कस्बों में खोले गए हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 2,03,000 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वित्त मंत्रालय की ओर से जारी इस जानकारी को शेयर करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह देखकर खुशी होती है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले जाने के साथ हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वित्तीय समावेशन का लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 25 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे, जहां वो जोहानसबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर हो रही है। 2019 के बाद यह ऐसा पहला ब्रिक्स सम्मेलन है जो वर्चुअल माध्यम से आयोजित नहीं हो रहा है। यह शिखर सम्मेलन समूह द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा और भविष्य के कार्य क्षेत्रों की पहचान का अवसर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद में भी हिस्सा लेंगे। इसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित अन्य देश भी शरीक होंगे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जोहानसबर्ग में मौजूद कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के पिछले 40 वर्ष में ग्रीस की यह पहली यात्रा होगी। यह दौरा ग्रीस के पीएम के निमंत्रण पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने ग्रीस समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ साथ ग्रीस में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुजरात के गांधीनगर के IFSC गिफ्ट सिटी का दौरा किया। उन्होंने यहां की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की। गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह 20 अगस्त को गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार के 20 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। साथ ही ग्वालियर में आयोजित वृहद प्रदेश कार्य समिति बैठक में मार्गदर्शन भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के प्रदेश आगमन को लेकर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव की दृष्टि से हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं को एक ताकत देने का काम जो माननीय गृह मंत्री जी हमेशा करते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर आपने देखा होगा, ग्वालियर के अंदर माननीय गृह मंत्री जी एक विस्तृत कार्य समिति के अंदर उनका अपना कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी देंगे। तो एक व्यापक अभियान अभी चुनाव की दृष्टि से हमारे गृह मंत्री जी का दौरा मध्य प्रदेश के अंदर तय हुआ है और उसको लेकर के हम सब व्यापक तैयारियों में, ग्वालियर के कार्यकर्ताओं में भी उमंग और उत्साह के साथ मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को उनके आवास पर जाकर उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, क्योंकि रतन टाटा अपने खराब स्वास्थ्य के कारण कल आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं होंगे। रतन टाटा हमेशा लोगों की मदद करते हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया था। उद्योग रत्न पुरस्कार पहली बार शुरू हुआ और वो पहली बार रतन टाटा जी को देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और उन्होंने ये महाराष्ट्र सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग रत्न पुरस्कार एक्सेप्ट किया। इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस सम्मान की वजह से ये उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा जी को देने की वजह से इस पुरस्कार का ही मान सम्मान बढ़ा है, उसकी ऊंचाई बढ़ गई है। उदयपुर सिटी खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में धुआं निकलने की सूचना पर ट्रेन को मध्य प्रदेश में ग्वालियर के सिथौली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इंजन में धुआं देखने के तुरंत बाद ट्रेन रोकी गई और OHE ओवरहेड इक्विपमेंट कैंटिलीवर बंद कर दिया गया। धुएं पर काबू पा लिया गया है। जल्द ही दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना किया जाएगा। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
और आपको सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक की प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। Respected Secretary from METI, Mr. Alkesh Kumar Sharma. ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. Friends, we are very happy to announce that we had absolute consensus during the G20 Digital Economy Ministers meeting on the concept and application of digital public infrastructure. As all of you are aware, the story of Digital India, through which our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has democratized technology. Democratized technology is the phrase I am repeating. He has democratized technology and made technology reach the poorest of the poor, made technology reach the farthest village, made technology reach every section of the society. That has been highly appreciated, that has been adopted by the G20 ministers, and very good consensus got created on the use of term DPI. This is a big achievement for our country because this concept originated in our country with the Digital India program. The application has been seen by the world. The success has been appreciated by the world. There are now Harvard research papers on DPI, on investing in DPI. So this concept getting accepted and this term getting fully accepted by G20 ministers meeting, including appreciation from the invited countries, other invited countries, is a huge achievement for our country and for our Prime Minister's policies. I would like to also share with you that many ministers in their formal and informal discussions shared that they went out, they saw how easy it is to make payment using UPI, how prevalent the Aadhaar is, how people are using the DPI architecture for so many other services, including financial services in the insurance sector, including many other services. So they were really surprised at the ease of doing these transactions using the DPI architecture. And that is one of the tipping points how many of the ministers and their officers, they fully appreciated and fully accepted our architecture. So friends, this was a big achievement. We also had a lot of consensus on cybersecurity, where we all agreed that this is a problem that entire world has to face together. This cannot be seen in isolation. On this, some very good principles were decided, achieved, and the focus was on creating more awareness and creating more tools which are affordable for the common citizens and small businesses. There was a lot of emphasis on cybersecurity for small businesses, MSME sectors. The third big consensus was on skilling. Everybody realizes the fact that for inclusive growth, for digital inclusion, it's very important that we scale up and we expand the scope of skilling, whether it is reskilling, upskilling, giving new skills. This has to be taken up on a war footing so that the dream of digital inclusion gets converted into reality. So these three major consensus items were included in the outcome document today, and very happy that there is a unanimous consensus on DPI, because that is in a way India's soft power
India's approach getting recognized, accepted by the world. I'll take questions now. Yeah, Vijay. So just want to find out, you said there was absolute consensus and consensus on most of the things. How many paras were there consensus on, and where were the issues where there was no consensus? 100% consensus was there on all the three priority areas. Priority areas. Apart from that, First, DPI. Second, information security is the word used. Third is the digital skills. 100% consensus. The geopolitical issues were out of this. Geopolitical issues were out of this, which you have seen in many other meetings also. That is out of this. That was taken into the chair summary. So perhaps this is the first meeting, sir, where all the paras have been agreed upon. I don't know about the other meetings. आप देख रहे थे बेंगलुरु से सीधा प्रसारण, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक की समाप्ति के बाद अब प्रेस वार्ता कर रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि कैसे तकनीक के सहारे से देश की प्रगति हो रही है और तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि G20 देशों में सभी ने DPI पर अपनी सर्वसम्मति दी है। आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शनिवार की सुबह दिल्ली और NCR में अचानक मौसम बदलने से दिल्ली के कुछ हिस्सों में और गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया और दिल्ली वासियों के साथ NCR के लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बारिश के बाद दिल्ली के द्वारका इलाके में सड़कों पर जल भराव देखने को भी मिला। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी बारिश के बाद कुछ हिस्सों में भारी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। देश के कई हिस्सों में आज हरियाली तीज धूमधाम से मनाई जा रही है। आज के दिन सुहागिनें अपने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का उत्सव है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आने वाला यह महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के सम्मान में मनाया जाता है। विवाहित हिंदू महिलाएं पूरे दिन उपवास करके मेहंदी लगाकर श्रृंगार करती हैं और सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। आज हरियाली तीज के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोगों ने संगम में स्नान किया और पूजा अर्चना की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।